देखिए, बायोमोलिक्यूल एकमात्र ऐसा चैप्टर है जिसका एक भी क्वेश्चन अजीब सा बनके नहीं आएगा। सीधा क्वेश्चन आएगा फ्रॉम द एनसीईआरटी इंटेक्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी से ही पूरा क्वेश्चन, कुछ भी घुमा के नहीं आएगा। जैसे बाकी चैप्टर्स में क्या है, कन्वर्जन दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, थोड़े कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट कर दिए। इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। इसमें एनसीईआरटी का ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा हुआ है, हाउ डू यू एक्सप्लेन द अब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन द पेंटाएसीटेट ऑफ डी ग्लूकोज। पेंटाएसीटेट ऑफ डी ग्लूकोज कह रहा है, देखो जो ग्लूकोज का पेंटाएसीटेट है, ग्लूकोज का पेंटाएसीटेट है, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता। ये बात आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो देखो हम बोलेंगे, जब हम पेंटाएसीटेट में, मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको, जब हम पेंटाएसीटेट में, पेंटाएसीटेट ऑफ डी ग्लूकोज, जब हम पेंटाएसीटेट लेंगे डी ग्लूकोज का, ध्यान दीजिए, पेंटाएसीटेट ऑफ डी ग्लूकोज लेंगे और उसमें हाइड्रोक्सिल अमाइन का रिएक्शन करवाएंगे, तो ये हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्ट नहीं करता, हमें मिलता है नो रिएक्शन। इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्सिल अमाइन। ये हमारा है हाइड्रोक्सिल अमाइन, ठीक है ना, हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो पेंटाएसीटेट ऑफ डी ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन, हेंस देयर इज अब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, इंडिकेटिंग, ये इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेटिंग अब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप के अब्सेंस को इंडिकेट करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक्सप्लेन कैसे करना है, आप इसको वर्ड्स में लिखना कि व्हेन पेंटाएसीटेट ऑफ डी ग्लूकोज इज रिएक्टेड विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, इट डज नॉट रिएक्ट, रिएक्शन नहीं होता है, इंडिकेटिंग, हेंस इट इज इंडिकेटिंग अब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। देखो ये एनसीईआरटी के दो सुनहरे क्वेश्चन हैं, यहां से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन। देखिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लिखा है, द मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ एमिनो एसिड्स। पहले एमिनो एसिड का मतलब समझो। एमिनो एसिड्स वो होता है जिसके अंदर एसिडिक ग्रुप भी होता है हमारा, और हमारा अमाइन ग्रुप भी होता है, इनको हम एमिनो एसिड कहते हैं, ठीक है। लाइक मैं सिंपल बनाऊं तो इसी कार्बन से मैं NH2 ग्रुप को जोड़ देता हूं, अमाइन ग्रुप। तो देखो एक मैंने बहुत सिंपल ऐसी रफली एक डायग्राम बनाया है, तो इनको हम एमिनो एसिड कहते हैं। तो एमिनो एसिड में यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर H+ है और यहां पर है इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि होता क्या है दोस्तों, जब एमिनो एसिड का ये जो H+ यहां से निकल के यहां लग जाता है, तो ये बन जाता है NH3 पॉजिटिव, क्योंकि यहां पर दो थे ना। तो ऐसा मान के चलना है आपको कि यहां से H+ टूट जाता है मीडियम में, H+ टूट के यहां लग जाता है, तो ये बन जाता है आपका NH3 पॉजिटिव, ये बन जाता है OA-। तो ये होता है डाइपोलर आयन। ये सॉल्ट की तरह है, डाइपोलर है, डाइपोलर है, ये सॉल्ट की तरह होता है, लाइक सॉल्ट, एग्जिस्ट लाइक सॉल्ट, ये सॉल्ट की तरह एग्जिस्ट करता है। और इसको बोलते हैं हम ज्यूटर आयन, इसको बोलते हैं ज्यूटर आयन। तो इसको बोलते हैं ज्यूटर आयन। अब होता क्या है, देखिए जब द मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर में क्या हो रहा है समझिएगा। वाटर में हो क्या रहा है कि जो H+ है यहां से निकल के यहां आ गया, तो ये एक डाइपोलर, दो पोल्स बन गए इसके, प्लस माइनस, डाइपोलर है, सॉल्ट की तरह है, प्लस माइनस की तरह है, इसका नाम है ज्यूटर आयन। तो लिखा है कि देखिए द मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ एमिनो एसिड आर जनरली हायर देन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग हेलो एसिड। इनकी सॉल्युबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है। रीजन क्या है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ज्यूटर आयन। देखिए यहां पर प्लस माइनस है, तो समझिएगा प्लस माइनस है ना, तो यहां पर होता है डाइपोल इंटरेक्शन। जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें डाइपोल इंटरेक्शन होगा। तो डाइपोल इंटरेक्शन से क्या, ऐसा मान लो ये प्लस माइनस दिख रहा है आपको, तो यहां पर प्लस माइनस वाले फोर्स होंगे, उन फोर्सेस की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो रीजन क्या लिखेंगे हम? रीजन कि इन वाटर, हम इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि इन वाटर इट बिकम्स ज्यूटर आयन। तो लिख देता हूं मैं, आपको तो खुद ही लिखना है, मैं तो आपको पढ़ाने के चक्कर में लगा हुआ। इन वाटर इट बिकम्स ज्यूटर आयन, hence there will be what? Hence there will be dipole interaction, ठीक है ना, डाइपोल इंटरेक्शन। तो डाइपोल इंटरेक्शन होगा, दो पोल है ना, दो पोल, तो यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव वाले इंटरेक्शन करेंगे, डाइपोल इंटरेक्शन विच लीड्स टू हायर मेल्टिंग पॉइंट, इससे हायर मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। तो देखो, और सॉल्युबिलिटी का अगर आंसर लिखना चाहे हम सेकंड पार्ट, किसकी सॉल्युबिलिटी भी हाई होती है, उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे रीजन ये कि ये डाइपोलर है। तो लिखेंगे हम ज्यूटर आयन जो है, अमीनो एसिड बिकम्स ज्यूटर आयन, सेम इन वाटर इट बिकम्स ज्यूटर आयन, ये तो सेम ही आ जाएगा, ये वाली लाइन तो पूरी सेम आएगी। इन वाटर इट बिकम्स ज्यूटर आयन
deuter ion which exist as dipolar, which exist as a dipolar and hence soluble in water, soluble in water. देखिए पानी में डिसॉल्व होने के लिए ना पोलर होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. तो ये इसका रीजन आप सिंपल लिख सकते हैं. इन वाटर इट बिकम्स deuter ion which exist as a dipolar ion which exist as a salt, which exist like salt लिख सकते हैं, which exist like salt के जैसे ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना. तो hence soluble in water, इसलिए पानी के अंदर soluble होता है. तो गाइस ये काफी अच्छा क्वेश्चन था आपका. नाउ इसी के अंदर एक अगला क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. अब ये क्वेश्चन देखिए, वेयर डज, ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन द एग गो आफ्टर बॉइलिंग द एग. आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा दोस्तों कि जब हम अंडे को उबालते हैं, अगर हमारे पास अंडा है और इस अंडे के अंदर लिक्विड भरा होता है, लिक्विड, लेकिन जब अंडे को हम हीट करते हैं, हीट, तो हीट करने के बाद ना आपका जो अंडा है वो सख्त हो जाता है, बिल्कुल सख्त हो जाता है, टाइट हो जाता है, टाइट. तो इसके अंदर जो पहले लिक्विड था, पहले जो लिक्विड था, लिक्विड, वो लिक्विड कहां चला गया. तो बेसिकली अंडे के अंदर जो भी होता है उसको बोलते हैं प्रोटीन. प्रोटीन समझना, क्या बोलते हैं इसको, प्रोटीन. तो अंडे के अंदर जो भी था वो प्रोटीन था. तो जब हम इसको हीट करते हैं ना, तो जब हम इसको हीट करेंगे, हीट करने से होता है दोस्तों डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. अब डीनेचुरेशन में क्या होगा, जब भी प्रोटीन का डीनेचुरेशन होगा ना, तो मतलब कुल मिला के यह है कि जो प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर टूट जाता है. तो पहले उसका स्ट्रक्चर था लिक्विड जैसा, अब वो टूट के बन गया है सॉलिड जैसा, तो इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. तो अगर आपसे कोई बोले वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन द एग गो आफ्टर बॉइलिंग द एग, व्हेन वी बॉइल द एग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन टेक प्लेस, है ना, एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन चेंजेस, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन चेंजेस. तो जो अंदर का लिक्विड है वो किसमें चला गया है बताओ, वो एक्चुअली में प्रोटीन था, अब वो सॉलिड हो गया है. बात समझे. तो पानी कहीं जाता नहीं है, पानी कहीं जाता नहीं है, प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाता है. इस बात को आप समझ पा रहे हो. तो वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन द एग गो आफ्टर बॉइलिंग द एग, तो इसका आंसर क्या है, ड्यू टू डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ब्रेक्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ब्रेक्स एंड लिक्विड पार्ट्स बिकम सॉलिड, लिक्विड पार्ट बिकम्स सॉलिड. क्या बात समझ में आया. तो ये इसका आंसर है जो आपको लिखना था. ये काफी अच्छे क्वेश्चन है, आप इसे नोट कीजिए दोस्तों, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. देखो ये एनसीईआरटी का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई कैन नॉट विटामिन सी बी स्टोर्ड इन योर बॉडी, कि विटामिन सी हमारी बॉडी में रुकता क्यों नहीं, स्टोर क्यों नहीं होता है, हमें विटामिन सी को बार बार क्यों खाना पड़ता है. भाई विटामिन सी में ऐसी क्या बात है. तो व्हाई कैन नॉट विटामिन सी बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी. तो देखिए जो विटामिन सी है दोस्तों, तो विटामिन सी जो है ये होता है वाटर सॉल्युबल, सबको पता होगा. तो याद कर लो कि विटामिन सी होता है वाटर सॉल्युबल. तो ये हमारी बॉडी के फ्लूइड से बाहर निकल सकता है यूरिन के थ्रू, ठीक है ना. तो यूरिन के थ्रू ये बाहर निकल जाता है. तो विटामिन सी इज वाटर सॉल्युबल, इट कम्स आउट विथ द यूरिन, ये यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है, इसलिए हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता, इसलिए हमें विटामिन सी बार बार खाना पड़ता है चीजों के थ्रू. तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों. देखो अब ये जो क्वेश्चन है व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स, तो दो क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर एंड व्हाट आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर. तो मैं दोनों कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दे रहा हूं. देखिए एक आपको मिलेगा रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है. दूसरा आपको मिलेगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स. इस चीज को समझने का प्रयास करो. रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स. देखिए रिड्यूसिंग शुगर किसे कहेंगे, which reduces tolerance and failing reagent या फिर सॉल्यूशन. देखिए जो टॉलेंस एंड फेलिंग, विच रिड्यूसेस टॉलेंस एंड फेलिंग सॉल्यूशन, जो टॉलेंस का सॉल्यूशन है और जो फेलिंग का सॉल्यूशन है उसको रिड्यूस कर दे, वो कहलाता है रिड्यूसिंग शुगर. तो विच रिड्यूसेस टॉलेंस एंड फेलिंग सॉल्यूशन, या रिएजेंट बोल सकते हैं. सॉल्यूशन के बगल में आप स्लैश लगा के लिख लेना रिएजेंट, ठीक है ना. तो रिएजेंट तो जो टॉलेंस एंड फेलिंग्स को, है ना, रिड्यूस करे उसको हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं. या इसकी ये डेफिनेशन होती है, द शुगर इन विच फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप्स आर, ऐसे बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स आर दोज इन विच प्रेजेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप फॉर द, यार मैं लिख देता हूं फिर क्योंकि थोड़ा सा आपको समझ नहीं आएगा. देखिए रिड्यूसिंग शुगर्स आर दोज in which
फ्री एल्डिहाइड एंड या फिर और फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक फ्री एल्डिहाइड और कीटोन या कीटोनिक ग्रुप्स आर प्रेजेंट फॉर द रिडक्शन विद द रिडक्शन प्रेजेंट फॉर, है ना, फॉर ही होगा ना, प्रेजेंट फॉर द रिडक्शन विद द फैलिंग एंड टॉलेंस सॉल्यूशन। तो कुल मिला के reducing sugars are those in which free aldehyde और ketonic groups are present for reduction with the Fehling and Tollens reagent। तो ये होता है हमारा reducing sugar। और नॉन रिड्यूसिंग में क्या होगा, फ्री नहीं होगा, सेम डेफिनेशन रहेगा, लेकिन देखो आपको यहां पर क्या यूज करना है वर्ड, आर दोज नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स आर दोज इन विच फ्री एल्डिहाइड ग्रुप्स आर नॉट प्रेजेंट। यहां पर होता नहीं है फ्री एल्डिहाइड और ग्रुप, और फेलिंग्स और टॉलेंस रिएजेंट से रिड्यूस नहीं होता है, रिड्यूस नहीं करता है। समझ पा रहे हो? तो ये आपको रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में समझना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा प्लीज ये सब। और इसके एग्जांपल्स याद कर लेना प्लीज, मैं हाथ जोड़ रहा हूं आप लोगों से, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। रिड्यूसिंग शुगर्स के एग्जांपल्स याद कर लो इंटरनेट से, एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल याद कर लो इंटरनेट से, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसे नोट कर लेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाइड्रोलिसिस से मेरा क्या मतलब, जैसे क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी ने, क्वेश्चन दिया है व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज एंड लैक्टोज। अब समझिए जितने भी इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी समझा रहा हूं, सुन लो पहले बोल रहा हूं, जितने भी क्वेश्चन है इन टेक्स्ट में एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट में, एग्जांपल्स में या एक्सरसाइज में, जितने भी हाइड्रोलिसिस वाले क्वेश्चन हैं वो आप घर से तैयार करेंगे, इसको याद करना पड़ता है, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं गारंटी, एक ना एक हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन आएगा, एक नंबर आपके फिक्स है हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चन से, चाहे वो आपसे कुछ भी बोल दे, वो आपसे बोल देगा बताओ भाई इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा। तो दोबारा बोल रहा हूं, हाइड्रोलिसिस वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी हाल में आपको करना है, मुझे नहीं पता, तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। अब प्लीज ऐसे क्वेश्चंस को नोट करो, पक्का आएगा एग्जाम में, जितने भी क्वेश्चन है तैयार कर लेना, अब आपको ही तैयार करना है। अब एनसीईआरटी में मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन है कि भाई हमने इसको हाइड्रोलिसिस किया तो क्या मिलेगा, उनमें से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और ज्यादातर कभी भूलो ना, क्या बात। सुनो प्यारे बच्चों, टॉपिक है व्हाट हैपेंस व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद फ्लोबिंग रिएजेंट। अब याद कर लेता हूं, समझा रहा हूं, हमारा जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के जितने भी रिएक्शन है वो पक्का ही एग्जाम में आएंगे। ग्लूकोज का HI वाला रिएक्शन हो, ब्रोमीन वाटर वाला रिएक्शन हो, ब्रोमीन एक्वस वाला, या फिर HNO3 वाला रिएक्शन हो, या फिर कोई भी रिएक्शन हो ब्रोमीन का, ग्लूकोज का, ग्लूकोज के जितने भी रिएक्शन है, जितने भी ग्लूकोज के रिएक्शन है वो सब के सब आपको आना चाहिए किसी भी हाल में। तो ग्लूकोज के रिएक्शन बहुत फेमस होते हैं, आपको पता ही है, जब हम HI डालते हैं तो ये N-हेक्सेन बन जाता है। तो भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एनसीईआरटी में, मतलब एनसीईआरटी में क्या, जब हमने लेक्चर्स पढ़ाए थे तो स्टार्टिंग में सारे रिएक्शन करवाए होंगे, तो भैया अगर हम ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, HNO3 से करवाएंगे तो क्या होगा, ग्लूकोनिक एसिड, सैक्रिक एसिड, अगर पेंटा एसीटेट से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा। तो जितने भी ग्लूकोज के रिएक्शन है, मैं हाथ जोड़ रहा हूं आप लोगों के, प्लीज इसे तैयार कर लेना, रेडी कर लेना, क्योंकि यहां लिखवाने का फायदा नहीं है ना, अगर ये थोड़ी है अब एग्जाम में ब्रोमीन वाटर की जगह कुछ और आ गया, HNO3 की जगह पर कुछ और लिख के आ जाएगा। तो अब इसके 6-7 रिएक्शन है ग्लूकोज के, स्टार्टिंग में ही एनसीईआरटी के, तो 6-7 रिएक्शन है ग्लूकोज के, वो पक्का आप रेडी कर लेंगे, इसे नोट करो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ इग्नोर कर सकते हैं, ऐसी कोई खास नहीं है, ग्लूकोज के रिएक्शन आते हैं। प्लीज आप एक चीज नोट करना चाहोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के अंदर ना लिंकेज के बारे में बताया गया है, जैसे कि एक पेप्टाइड लिंकेज है, फिर एक है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देखो जो डेफिनेशन वाला पार्ट है वो मैं आपको नहीं करवा रहा हूं कि डेफिनेशन क्यों लिखो भाई मैं, तो एग्जाम में ना लिंकेज को लेके क्वेश्चन आ जाता है, कई बार पूछ लिया है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है भैया, तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होके 2 मोनोसैकेराइड के बीच में बॉन्ड बनता है, उसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। वैसे पेप्टाइड लिंकेज, तो आपको लिंकेज याद करना है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइस, आपको लिंकेज याद करने हैं सारे, इनकी डेफिनेशन याद करनी है। दूसरा क्या, अब प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात की जा रही है, देखिए ये तो प्रोटीन को लेके है, वैसे बता रहा हूं, 2 लिंकेज याद करना है आपको। फिर प्रोटीन के स्ट्रक्चर, जैसे इन्होंने क्या बोला है, प्रोटीन का आपसे प्राइमरी स्ट्रक्चर का डेफिनेशन पूछ लिया,
तो इस वाले चैप्टर में प्रोटीन को लेकर मैं आपको बता दूं कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके जो प्रोटीन के, देखिए एक आपने सुना होगा वाटर सॉल्युबल प्रोटीन, मैं बता रहा हूं आपको वाटर सॉल्युबल प्रोटीन एंड वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन, इनके बारे में नॉलेज लेना एग्जाम में आता ही है कि भैया वाटर सॉल्युबल प्रोटीन क्या है, वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन क्या है। तो ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, पक्का बोल रहा हूं। जैसे कैरेटीन होता है वाटर इनसॉल्युबल, समझ रहे मेरी बात को। तो ये आपको ध्यान रखना है, रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्रोटीन्स को लेके, स्ट्रक्चर को लेके अगर मैं आपको बताऊं तो। फिर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की बात हम पहले ही कर चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डीनेचुरेशन में क्या होता है, जब भी हम प्रोटीन का पीएच लेवल या प्रोटीन का टेम्परेचर चेंज करते हैं तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर टूट जाती है, उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन, उसका नेचर से डी कर देना, डीनेचुरेशन। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रेडी कर लेना। देखो थ्योरेटिकल चैप्टर है, मैं आपको बता सकता हूं कि कहां से क्वेश्चन आता है, रेडी करना आपकी जिम्मेदारी है। इस प्रोटीन क्या होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या, हाउ डू यू एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ एमिनो एसिड्स। जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक क्यों होते हैं, वो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं, बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है। जैसे आपका फाइब्रस प्रोटीन हो गया कैरेटीन, फाइब्रस वाला पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, बात समझ पा रहे हो। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये तैयार करना है। फिर व्हाट डू यू एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक, हाउ डू यू एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक। जो हमारा एमिनो एसिड होता है, अगर आपने देखा हो अमीनो एसिड को कभी, तो कुछ ऐसा होता है अमीनो एसिड, इसमें आपको बेसिक, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर वाला है बेसिक भी मिल जाएगा और यहां पर H+ भी है। तो कह रहा है एम्फोटेरिक का मतलब पता है क्या होता है, जो बेस एसिड दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, मतलब उसके अंदर बेसिक वाली बात भी है, एसिडिक वाली बात भी, उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। तो ये हमारे पास इसमें बेसिक ग्रुप भी है, एसिडिक ग्रुप भी है, इसलिए एम्फोटेरिक होता है। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है, इसे नोट ध्यान दो प्लीज। तो अगर हम बात करें तो कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड एग्जाम में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को देखो, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें थियरी हम पढ़ाई कैसे, तो पढ़ा नहीं सकते हैं, तो आपको खुद से तैयार करना है इस क्वेश्चन को। फिर द टू स्ट्रैंड इन डीएनए नॉट आइडेंटिकल बट आर कॉम्प्लीमेंट्री, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके आ चुका है, ठीक है। ये सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन है जो आपको रट के थोड़ा सा याद करके जाना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है उनको तो ये पता ही नहीं होगा, और बायोलॉजी वालों को तो पहले से पता होता है। फिर वैसे ये सब क्वेश्चन बहुत पॉपुलर नहीं है, ठीक है, पर आपको थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। ये वाला तो काफी ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। अब व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है बेटा, क्योंकि ये बहुत बेसिक है डीएनए आरएनए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस दोनों आपको अच्छे से याद करके जाना है एग्जाम में। फिर दोस्तों, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए फाउंड इन द सेल, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। कुल मिला के ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, तो आपको इन क्वेश्चंस को तैयार ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना है आप। देखो ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ एक चार्ट है, अक्सर देखा गया है कि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको छोटा सा समझना पड़ेगा कि विटामिन, उसके सोर्स क्या है और कौन कौन सी डिसीज हो सकती है, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि ब्लड क्लोटिंग होता है विटामिन के की कमी से, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है, ये वाला क्वेश्चन ना एग्जाम में आ रखा है, ठीक है। वैसे ही विटामिन सी वाला क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, B12 वाला, B2 वाला। तो ये सर समझना मेरी बात को, इनमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो ज्यादा कुछ नहीं तो एक बार पढ़ के चले जाना कि कौन कौन सी डेफिशिएंसी होती है। इस प्रकार से इस चैप्टर के आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अब तक कवर कर लिया है, मैंने सारे रिएक्शंस आपको बता दिया है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इस चैप्टर में इतना ही तैयार करो फिलहाल। तो प्यारे बच्चों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। बिलीव मी, ये क्वेश्चन इतनी बार आया तुम सोच नहीं सकते, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द एनसीईआरटी। इसे आपके मन में होना चाहिए, इसको रेडी कर लेना किसी भी हाल में, ठीक है ना। इसे नोट करो, फिर आगे हम बढ़ते हैं, काम के लिए रियल प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। आप इस चैप्टर में अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन, ये क्या आपके पॉलीसैकेराइड्स है, मतलब उसके पार्ट है। ये स्टार्च जानते हो, स्टार्च के अंदर ये पढ़ने को मिलेगा आपको। तो अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना। ग्लाइसिन के बारे में बता दूं, ग्लाइसिन ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, तो ये ध्यान रखना, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो ग्लाइसिन के बारे में पूछते हैं कि ग्लाइसिन ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव होता है। अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बार बार पूछा जाता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर के वो हमने कवर कर लिए। अब आपको कुछ नहीं करना, जब ये सब तैयार कर लोगे तो आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना और देखना, धाए 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 यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे होंगे। आरएनए डीएनए के बारे में थोड़े पढ़ लेना, उसके बेसिस के बारे में पढ़ लेना, ठीक है ना। तो ये छोटी सी बात है। तो ग्लाइसिन के बारे में आई होप आपको याद रहेगा, और अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन के बारे में अच्छे से पढ़ लोगे, एसेंशियल नॉन एसेंशियल,
तो हमारा रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ग्लूकोज के सारे रिएक्शंस, है ना। और एक क्वेश्चन जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट के लिए मैंने बचा रखा है, वो कि भाई साहब हमारा जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी, हमें ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर की नीड क्यों पड़ी। जो उसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, जो उसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है वो क्यों फेल हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन पक्का पक्का आने का चांस रहता है कि वाई स्ट्रेट चेन वाला जो स्ट्रक्चर है, याद रखना, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो हमने माना है, स्ट्रेट चेन वाला स्ट्रक्चर क्यों फेल हो गया है ग्लूकोज का, और ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर की नीड क्यों पड़ी, वाई साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की नीड क्यों पड़ी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फेलियर ऑफ स्ट्रेट चेन, ठीक है ना। तो ये काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ये पक्का पक्का आने का चांस है, प्लीज इसे बढ़िया से कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है, और भी कोई क्वेश्चन होगा तो मैं पक्का लगा दूंगा, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर रेडी है, आपके हाथ में है, और आपको प्लीज एक बार नोटबुक को रेफर करना, जो भी नोटबुक है। ये तो है कि चलो भाई लास्ट मोमेंट पे